चलो तो सुनो आगे की स्टोरी। आज हमारी ये इंडक्शन की लास्ट क्लास है। मुगल एम्पायर ट्राई करेंगे आज हम कंटिन्यू करें। ठीक है, उसके बाद विल स्टार्ट विद अपना डिटेल में नोट्स बनाने स्टार्ट करेंगे। तो मुगल एम्पायर जो है ये कल हमने डिस्कस किया था। ये स्टैब्लिश हुआ था 1526 में। 1526 में देयर वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में हुई ये? बिटवीन बाबर एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर स्टार्टेड मुगल एम्पायर। अब 1526 के बाद ऐसा नहीं है कि उसकी और बैटल्स नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद और भी बैटल्स हुई उसकी, जैसे कि एक कल हमने नाम डिस्कस किया था राणा सांगा। राणा सांगा के साथ उसकी बैटल हुई। फिर एक मेदनी राय था, इसके साथ बैटल हुई। देन देयर वाज मोहम्मद शाह लोधी एंड अफगान अगेन। इन तीनों के साथ बैटल्स हुई बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1526 टू 1530। अब हुआ क्या, 1530 में अब बाबर की डेथ हो गई। जैसे हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक 1526 1206 में आया, 1210 में डेथ हो गई। सिर्फ इनिशियल जो इसका रूल था 10 इयर्स का, 4 इयर्स का था। इसका भी जो इनिशियल रूल है वो सिर्फ 4 इयर्स का था। आफ्टर दैट देयर केम हुमायूं। ये थ्रोन पे कब आया? 1530 पे ये थ्रोन पे बैठा हुमायूं। तो हुमायूं का मतलब क्या होता है? अ गुड फॉर्च्यून। बट ही वॉज द मोस्ट अनफॉर्च्यूनर रूलर एट दैट टाइम। क्योंकि उस टाइम पे जब हुमायूं अभी थ्रोन पे आया है तो देयर वर मल्टीपल सक्सेसर्स। मल्टीपल मतलब बहुत सारे ऐसे लोग उठ गए जो इसके थ्रोन को क्लेम कर रहे थे, जो इसके भाई थे, जो बाबर के बाकी बच्चे थे। ठीक है, तो इसका जो रूल है इनिशियली चलेगा फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स, 50 30 से 40 तक। और रीजन्स को ये एक्वायर करेगा और रीजन्स को एक्सपैंड करेगा और मुगल एम्पायर जो है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाएगा ना। हुआ क्या, 1240 में इसकी बैटल हुई, बैटल ऑफ चौसा विद शेर शाह सूरी। शेर शाह अफगान एक लीडर था, शेर अफगान बोलते थे इसको। ही बिलोंग टू सू डायनेस्टी, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी जो है इसने थोड़े टाइम के लिए मुगल एम्पायर खत्म करके अपना जो है अफगान एम्पायर एस्टेब्लिश किया। दिस वाज द सेकंड अफगान रूल इन इंडिया। फर्स्ट अफगान रूल जो है वो लोधीज के टाइम पे आया था। सेकंड अफगान रूल इसके टाइम पे आया। थर्ड अफगान रूल आगे आएगा जब नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली आएंगे 1740s में, जब इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे तब आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी बैटल ऑफ चौसा हुई और उसके बाद शेर शाह सूरी जो है वो थ्रोन पे आ गया। अब शेर शाह सूरी अगेन केम ओनली फॉर 5 इयर्स, 40 टू 45 तक। ये थ्रोन पे सिर्फ 5 इयर्स के लिए बैठा। आगे इसका सक्सेसर जो है वो कंटिन्यूड रहे। तो अगर हम शेर शाह सूरी या सूर एम्पायर की बात करें तो ये 1540 से 55 तक रहा, 15 इयर्स के लिए। एंड आफ्टर 15 इयर्स 1555 में दोबारा हुमायूं केम बैक। अब ये जब बैटल हुई चौसा की, हुमायूं हार गया तो हुमायूं वेंट टू ईरान। ईरान जाते जाते रास्ते में इसने अमरकोट, एक प्रिंसिपैलिटी थी, आज का पाकिस्तान में है, सिंध में, वहां की प्रिंसेस के साथ शादी की। एंड हिज सन अकबर वाज बोर्न। अकबर का बर्थ तब हुआ था जब वो यहां से एग्जाइल में था, एग्जाइल से बाहर था, देश निकाला मिल गया। तो उसके बाद जब वापस आया 1555 में ही, तो नेक्स्ट ईयर 1556 में इसकी डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई? अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था तो इसकी डेथ हो गई। और उसके बाद अकबर who was just 12-13 years old, he was made to sit on the throne. Now he will become the real consolidator, the real power of the Mughal Empire. ठीक है, ये 1556 में थ्रोन पे बैठेगा अकबर जो है, मतलब मुगल एम्पायर आने के आफ्टर 30 इयर्स, 1556 से लेके 1605 तक। तो अराउंड आप कह लो कि 50 साल का रूल जो है, 49-50 इयर्स का रूल जो है वो ये देखेगा अकबर। तो मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट्स करेगा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा सूर एम्पायर के बारे में डिस्कस कर लें। तो जो ये शेरशाह सूरी था, ये बीच में जो ये 15 इयर्स तक ये ही मेड मल्टीपल न्यू एडवांसमेंट्स। और ये ऐसी एडवांसमेंट्स करेगा एग्रीकल्चर में जो कि आगे अकबर जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो शेरशाह सूरी के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो सारा दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है।
तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर देगा और सारा का सारा अपने तरह का एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएगा। नया तरह का टैक्सेशन सिस्टम लेके आया, जिसमें हम कुछ नाम पढ़ेंगे, जब्ती सिस्टम, कनकूत सिस्टम, बताई सिस्टम। इसमें था क्या, जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस के ग्रो होने के बाद टैक्स डिसाइड किया जाता था। जैसे नॉर्मली क्या हुआ, हमने पहले टैक्स डिसाइड कर दिया, अब अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो फिर वो नुकसान हो जाता था। तो क्रॉप जब ग्रो हो गई है, हार्वेस्ट हो गई है, उसके बाद डिसाइड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, तो ऐसे तरह के नए सिस्टम लेके आए और इसने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बनाए। जैसे कि जो डाक चौकीज थी उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, डाक भेजने के लिए पोस्टल सिस्टम। इसने क्या किया, सरायज बनाए। सरायज मतलब जैसे होटल्स के जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वो जगह जगह उनके रहने के मतलब प्रबंध किए। और इसने शेर शाही मार्ग बनाया पूरे के पूरे मुगल एम्पायर को कनेक्ट करने के। अब शाही मार्ग जो है ये स्टार्ट कहां से होता था, पेशावर से लेके कैलकाटा तक। कैलकाटा तो बना नहीं था, चलो हम बोल देते हैं बंगाल तक। और इसको फर्दर एक्सटेंड किया वेस्ट में काबुल तक, और इसको फर्दर एक्सटेंड किया डेक्का तक, बांग्लादेश तक। तो ये इतनी बड़ी एक रोड थी जो कि यहां पे अब ढाका है, यहां पे काबुल है। काबुल से पूरे चिटागोंग डेक्का को ये कनेक्ट करता था शाही मार्ग, शाही रोड। अब यही वो रोड है जिसको आज हम क्या बोलते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। आज ये जो रोड है, अब पाकिस्तान, काबुल अफगानिस्तान में चला गया, फिर पाकिस्तान बन गया। अब आज ये जो रोड है ये अटारी बॉर्डर से स्टार्ट होती है, वाघा बॉर्डर से, और आगे जाती है कलकत्ता तक, और ये जो रीजन है ये बांग्लादेश में चला गया। तो ये शाही मार्ग जो है शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। तो इसने बहुत सारी मल्टीपल एडवांसमेंट्स की, राइट। उसके बाद चलो अकबर पे आते हैं। फिर शेरशाह सूरी के बाद नाउ अकबर केम ऑन द थ्रोन। अब अकबर जो है बहुत छोटा था जब थ्रोन पे बैठा, तो उसका एक रेजेंट बना दिया गया। रेजेंट कौन था इसका, बैराम खान। रेजेंट का मतलब क्या है कि जब तक अकबर जो है ये एडल्ट नहीं हो जाता, जब तक अकबर जो है ये मतलब थ्रोन पे नहीं बैठ जाता, थ्रोन संभाल नहीं लेता, तब तक बैराम खान जो है ये इसका रेजेंट बन के रहेगा। इसको जो भी मतलब डिसीजंस हैं, जो स्टेट क्राफ्ट है, जो पॉलिटिक्स है, वो सारा बैराम खान ही करेगा, राइट। तो अकबर दोबारा थ्रोन पे कब बैठा, 1556 में टिल 1605, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, इंडिया जो है इसने बहुत सारी एडवांसमेंट्स देखी अंडर बैराम खान ही। इसका जो रूल है ये आगे ग्वालियर, अजमेर, मतलब सेंट्रल इंडिया पूरा एक्वायर कर लिया। उसके आगे जौनपुर, बिहार, मतलब पूरा सेंट्रल इंडिया, डेक्कन इंडिया जो है वो मुगल एम्पायर के अंडर आ गया। और इसी में ही सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में ही, जब ये थ्रोन पे बैठता ही है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ होगी, देयर वाज अ हिंदू रूलर हेमू विक्रमादित्य। अब ये हेमू विक्रमादित्य जो था ना, ही वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज जस्ट अ मिलिट्री कमांडर ऑफ अगेन लोधीज ऑफ बिहार। तो लोधीज ऑफ बिहार जो है ये दोबारा क्लेम कर रहे थे जो जो भी रीजन्स थे जो अकबर ने ऑलरेडी एक्वायर किए थे। तो उन्होंने हेमू विक्रमादित्य को भेजा। अब हेमू विक्रमादित्य लड़ा किसके साथ, बैराम खान के साथ, इन द नेम ऑफ अकबर, इन विच हेमू वाज डिफीटेड एंड बैराम खान वोन अगेन इन द नेम ऑफ अकबर। तो ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है, जो कि मुगल एम्पायर को एक सीरियस थ्रेट था, वो जीता। उसके बाद व्हेन अकबर बिकेम एडल्ट, उसने क्या किया, बैराम खान को बोला कि बस अब आप थ्रोन छोड़ दो, अब आप जाओ हज की यात्रा पे, अब आप रिलीजियस बन जाओ और मुझे थ्रोन दे दो। तो इसके बाद फिर 1564 में अकबर जो है वो थ्रोन पे बैठा और उसने सारे डिसीजंस जो है वो खुद लेना स्टार्ट कर दिया। अब एक बहुत फेमस बैटल हुई 1576 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये हुई किसके साथ, महाराणा प्रताप के साथ चली ये बैटल। बहुत लंबी बैटल थी जिसमें कोई भी डिसीजन नहीं निकल पा रहा था, एंड कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को ट्रेचरसली मारा गया और ये जो बैटल है ये मुगल्स जीते। ठीक है, तो बैटल है, ये बैटल में मुगल आर्मी का ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान हुआ। राजा मान सिंह जो थे, जो ये राजपूत फोर्सेस को लीड कर रहे थे, इसकी डिफीट के बाद राजा मान सिंह के साथ अकबर ने दोबारा फिर एक आप कह लो कि एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने का स्टार्ट किया। तो ये जो बैटल है, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अकबर या मुगल हिस्ट्री इन इंडिया। आफ्टर दिस बैटल
इसमें जीता तो अकबर, लेकिन इस बैटल के बाद अकबर ने फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो परमानेंटली बना लिए राजपूत के साथ, बिकॉज ही बिलीव्ड कि राजपूत जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मार्शल रेस है, तो उनको अपनी आर्मी में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो मेवाड़ के राजा मान सिंह जो है उनको अपनी आर्मी में बुला के अकबर ने अपनी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करवाई। पहले तो सुजरेनिटी का मतलब जो अकबर है वो एक सुजरन पावर बन गए, जो राजपूत से वो उनके वासल बन गए। सब्सिडरी अलायंस में जैसे हमने पढ़ा था कि साल का नजराना जो हम पे करेंगे। उसके बाद बिहार बंगाल तक एक्वायर करने में राजपूत ने बहुत बड़ी हेल्प की अकबर की। अकबर ने मतलब खानदेश तक एक्वायर किया, इसमें अहमदनगर एक्वायर किया। अहमदनगर में चांद बीबी वाज द रूलर हु वाज डिफीटेड बाय अकबर। तो अकबर के पास बहुत बड़ा रीजन जो है वो आ गया। अब ऐसे ही अकबर की हम कुछ पॉलिसीज पढ़ते हैं। जैसे पहली अकबर की पॉलिसी आती है राजपूत पॉलिसी। ही वाज नोन एज फॉर हिज राजपूत पॉलिसी। अब राजपूत पॉलिसी में इसने किया क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसने नोटेबल जो रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स थे, उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करके अपनी आर्मी में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। और इवन ही मैरिड मेनी राजपूत प्रिंसेस, जैसे कि जोधा भाई जो मूवी में दिखाया गया या कई बुक्स में लिखा हुआ है, जोधा भाई जो है शी वॉज हिज वाइफ। और एक राजा था, राजा भारमल, राजा भारमल, राजा भारमल की डॉटर के साथ राजपूत ने मैरिज करवाई और राजा भारमल के ही सन थे मान सिंह, मतलब मान सिंह की सिस्टर के साथ इसने मैरिज करवाई। मान सिंह की जो फैमिली थी ये आगे जितनी भी लीनेज थी ये सारे अकबर के लिए या मुगल्स के लिए बहुत लॉयल रहे। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे कि जो राजपूत के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाना, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ मुगल हिस्ट्री इन इंडिया। इसी की वजह से मुगल्स जो है बहुत अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो क्रिएट कर पाए। तो आगे आने वाली अराउंड 4 जनरेशन जो है राजपूत की वो लॉयल रहेंगी ब्रिटिश के लिए। उसके बाद राजपूत जो है औरंगजेब के टाइम के बाद फिर अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी भी मिलिट्री कैंपेन्स थी वो सारी राजपूत जो है वो लीड करेंगे। जो राणा सांगा जो है वो मिलिट्री कमांडर बनेंगे। जो रॉयल आर्मी है पूरे मुगल फोर्सेस की, दैट वुड बी अंडर, सॉरी राणा सांगा नहीं, राजा मान सिंह, उनके अंडर। ठीक है, तो राजा भगवान दास है एक राजा मान सिंह, इनको हाई पोजीशंस एडमिनिस्ट्रेशंस में दी जाने लगी और बहुत ही इक्वालिटी का स्टेटस जो है वो राजपूत को दिया जाने लगा। सो उसी के चलते वन बाय वन धीरे धीरे करके जो सारी राजपूत स्टेट्स थी वो अकबर के आगे सबड्यू करती रही। और एक जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया है वहां पे बिना कोई लड़ाई के, बिना किसी को हराए, बिना किसी जान माल के नुकसान के, बिना किसी खर्चे के पूरा का पूरा रीजन जो है वो मुगल एम्पायर के साथ आ गया। तो ये इसकी राजपूत पॉलिसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम आते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। सो रिलीजियसली अकबर वॉज वेरी वेरी टॉलरेंट पर्सन, वेरी टॉलरेंट लीडर। इसने सबसे पहले किया क्या, अब फिरोज शाह तुगलक हमने कल पढ़ा था, फिरोज शाह तुगलक ने ना एक जजिया टैक्स इंपोज किया था। हमने उससे पहले पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने बहुत सारा नुकसान करवाया स्टेट को। तो इसने जजिया टैक्स, जजिया वाज अ टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, कि जो नॉन मुस्लिम्स है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा जजिया, जिसका पैसा जो है वो इस्लाम की प्रमोशन के लिए लगाया जाता था। प्राइमरी मनी जो है वो जाती थी जो लोग हज की यात्रा पे जाने चाहते हैं उनकी हज की यात्रा को फाइनेंस किया जाता था ये जजिया के पैसे से जो कि नॉन मुस्लिम्स देते हैं। तो अकबर ने सबसे पहले ये जजिया जो है इसको अबॉलिश करवाया। ठीक है, जैसे राजपूत भी हिंदूज थे तो उनको हाई पोजीशंस दी थी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि जो जितना स्ट्रांग है उस बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे नहीं। तो इसने 1575 में क्या किया, सबसे पहले इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी आगरा के पास फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में, आगरा में कैपिटल क्यों शिफ्ट की, क्योंकि ये एक सूफी सेंट को मानता होता था। ठीक है, सूफी सेंट का नाम था सलीम चिश्ती, जिनके नाम पे इसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, सलीम चिश्ती। तो फतेहपुर सिकरी में 1579 में इसने एक इबादत खाना बनवाया। नाउ इबादत खाना क्या था, दिस वाज अ रिलीजियस सेंटर जहां पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग जो हैं वो वहां आके अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो भी रिलीजियस आइडियाज हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अब रिलीजियस आइडियाज में जैसे इसमें अलग अलग रिलीजन्स की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इवन क्रिश्चियनिटी जब हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस किया था तब मैंने आपको बताया था यूरोपियंस आए तो जहांगीर के टाइम पे थे, लेकिन
उससे पीछे अगर हम चले तो अकबर के टाइम पे भी एक पर्सन आया था, जॉन मिल्टन हॉल, जो कि सी से नहीं आया था। कैप्टन हॉकिंस तो सी से आया था, वो थ्रू लैंड रूट आया था। अब यूरोपियंस आ चुके हैं इस टाइम पे, यूरोपियंस पोर्तुगीज 1498 में आ गए थे, ठीक है, ये हम 1500s की बात कर रहे हैं। 1498 में यहाँ पे लोधी सुल्तान थे, लोधी डायनेस्टी चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया के एम्पायर जो है वो ऑलरेडी ब्रेकअवे हो चुके थे, जिसको दोबारा से ये एक्वायर करेंगे, राइट। तो इबादत खाना में अलग अलग रिलीजन्स पे डिस्कशंस होती थी। इवन सिखिज्म की अगर हम बात करें तो गोल्डन टेम्पल के लिए जो जगह दी वो अकबर ने दी। अकबर जो है ये थर्ड गुरु, गुरु अमरदास को मिलने गया गोविंदवाल, और वहां पे गुरु अमरदास ने बोला कि पहले आप जैसे लंगर छको, मतलब लंगर का जो मेन आइडिया था वो ये था कि आप अपनी जात पात को साइड पे रख के सबके साथ एक साथ खाना खाओ, उसके बाद फिर आप गुरु को आके मिलो। तो इसने लंगर छका, पंगत की, फिर उसके बाद गुरु को मिला, एंड आफ्टर दैट ही गॉट इंस्पायर्ड विद सिखिज्म, और इसने गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए जमीन भी दी फोर्थ गुरु को, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये एविडेंसेस है कैसे ये रिलीजियस इनटॉलरेंट पर्सन था, सॉरी टॉलरेंट पर्सन था, और सारे को टॉलरेट करता था। तो अब इबादत खाना में सारे रिलीजन से अच्छी अच्छी चीजें लेके इसने अपना अलग रिलीजन बनाया, जिसको बोलते थे दीन इलाही। इसका आइडिया क्या था? सुले कुल। सुले कुल मीन्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल, मतलब जितना हम भला सारी दुनिया का कर सकते हैं। इट इज बेसिकली द पीस टू ऑल, कि सबका भला हो। अब ये 1582 में आफ्टर वी कैन से विद इन 7 years ये इबादत खाना जो है इसको बंद करवा दिया अकबर ने, क्योंकि इसमें ना मल्टीपल डिबेट्स होना शुरू हो गई, रिलीजियस डिबेट्स। जो लोग हैं उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, आपस में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए, तो इबादत खाना बंद करवा दिया। लेकिन ये रिलीजन जो है ये भी ज्यादा देर तक नहीं चला। ये रिलीजन काफी कम लोगों ने एक्वायर किया, जैसे कि फर्स्ट एक्वायर करने वाला अकबर का ही एक एसोसिएट था बीरबल, फिर उसके बाद अकबर का ही कोर्ट पोएट अबुल फजल, एक था अबुल फैजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट पर्संस थे, जिन्होंने ये अकबर की राजपूत पॉलिसी में, सॉरी रिलीजियस पॉलिसी में इसको सपोर्ट किया था और रिलीजन को एक्वायर किया था, ठीक है। तो ये इसकी रिलीजियस पॉलिसी है, जिसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अकबर पढ़ेंगे। उसके बाद इसके थर्ड आते हैं अकबर के कोर्ट के नवरत्न। तो नवरत्न बेसिकली देयर वर, नवरत्न मींस 9 नोबल्स। तो इसके कोर्ट में देयर वर 9 नोबल्स, वो सारे 9 नोबल्स हम करेंगे, जैसे कि तानसेन, या बीरबल भी था, अबुल फजल भी था, एक राजा मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, एक ये बड़ा फनी नाम है इसमें, मुल्ला दो प्याजा, एक फकीर अजियुद्दीन। तो ऐसे 9 नेम्स आएंगे, वो सारे हम करेंगे। सबके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कोई फॉरेन अफेयर्स, कोई फाइनेंस देख रहा है, कोई कोर्ट म्यूजिशियन है, जैसे तानसेन जो है ही वाज अ कोर्ट म्यूजिशियन। तो ये ऐसे अलग अलग नेम्स आएंगे, वो नवरत्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद अकबर का एक सिस्टम आ जाता है, वेरी फेमस मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम, अब ये सिस्टम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनसबदारी सिस्टम से ही हम कहें कि स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला राजपूत को। तो कल हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत में भी जो जमीन थी वो 3 तरह की थी। जो लैंड असाइनमेंट्स दी जाती थी उसको दिल्ली सल्तनत में क्या बोलते थे? दैट वाज इक्ता, दैट वाज इक्तादारी सिस्टम, जिसमें क्या था कि बेसिकली जो सुल्तान है, जो रूलर है, वो कुछ लोगों को, अपने नोबल्स को इक्ता दे देगा। इक्ता इज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, और सिस्टम को इक्तादारी सिस्टम बोलेंगे। अब वो पर्सन जो है वो उस लैंड को गार्ड करेगा, चलाएगा, अपनी आर्मी मेंटेन करेगा, और वो लैंड से जितना भी टैक्स आएगा दैट वुड बी द सैलरी टू द स्टेट। तो ये सेम तरह का सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम है। मनसबदारी सिस्टम में जो इक्तादारी सिस्टम को, उससे पहले एक और सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। इक्तादारी सिस्टम को अकबर ने नाम दे दिया जागीरदारी सिस्टम। सो दिस बिकेम जागीरदारी सिस्टम अंडर अकबर। अब जो जागीरदार है ना, उसी में ही ये मनसबदारी सिस्टम आया। अब मनसबदारी सिस्टम चीज क्या है, ध्यान से सुनो। मनसबदारी सिस्टम में दो चीजें, एक है जत और एक है सवार। जत का मतलब क्या होता है? रैंक, एंड सवार मींस नंबर ऑफ हॉर्समैन।
नंबर ऑफ हॉर्समैन। जत मींस रैंक। अब ये जो रैंक है ना, ये दिया कैसे जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। जैसे लीस्ट स्टार्ट होता था 5000 से, जितना हायर नंबर होगा उस पर्सन का उतना हायर रैंक होगा, जितना लोअर नंबर होगा उस पर्सन का उतना लोअर रैंक होगा। अब लोएस्ट जो था वो था 5000 तक, मैक्सिमम जो है उसकी कोई लिमिट नहीं थी, वो 5 लाख तक भी चल जाता था, ठीक है, किसी भी लेवल तक चल जाता था। सॉरी, लोअर जो था वो 500 तक था, सॉरी, लोएस्ट वाज नॉट 5000, 500। अब किसी के पास अगर, नीचे से स्टार्ट करते, किसी के पास अगर 500 का जत, मतलब 500 का रैंक है, तो उसको 500 नंबर ऑफ हॉर्समैन जो है वो मेंटेन करके रखने उस पर्सन को, ठीक है। उस पर्सन को बेनिफिट क्या होगा? अब ये नंबर ऑफ हॉर्समैन जो ये सवार होंगे, ये करेंगे तो जो जॉब करेंगे वो अकबर की करेंगे या मुगल एम्परर की करेंगे, लेकिन बदले में उसको उतनी ही ज्यादा जागीर मिलेगी, उतनी ही ज्यादा लैंड मिलेगी, और उससे उतना ही ज्यादा लैंड रेवेन्यू मिलेगा। तो जो जितना जत में सबसे ऊपर होगा उसको उतनी ज्यादा लैंड मिलेगी और उतनी ज्यादा आर्मी रखेगा वो। अब इससे हुआ क्या? अकबर को अपनी आर्मी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी एक स्टेट की आर्मी थी, उसकी फौजे खास थी, लेकिन कोई ऐसी लड़ाई, बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जितने भी जगीरदार थे उन सबको बोला कि आपको जितना हायर रैंक, आपने उतने हॉर्समैन मेंटेन रखने, ठीक है। तो इसी चीज के लालच में कि हमें ज्यादा बड़ी जमीन मिलेगी तो हम ज्यादा बड़ी आर्मी रख लेते हैं, ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो ज्यादा बड़ी आर्मी रख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहां से मनसबदारी सिस्टम आया। मनसबदारी सिस्टम जो था ये कंप्लीटली एंड कंप्लीटली मेरिट के ऊपर था, कि जो जितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी रख रहा है, जो एफिशिएंट आर्मी रख रहा है, उसको उतना बड़ा जत मिलेगा। तो जैसे राजपूत की आर्मी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो राजपूत को बहुत बड़े बड़े मनसब मिले, बहुत हायर मनसब्स मिले, राइट। और एंड दिस वाज नॉट हेरिडिटरी। सबसे बड़ी बात है कि ये हेरिडिटरी नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई एक राजा है, उसको 5000 का मनसब है तो आगे उसके बेटे को भी 5000 का मनसब मिलेगा। उसके बेटे को वो जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो क्वालिटी है, वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। उसको, उसके बेटे को वो चीज प्रोड्यूस करके रखनी पड़ेगी, या उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, जो उसके फादर का था वो उसने मेंटेन करके रखा है आगे, ठीक है। तो ये सारा मनसबदारी सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अकबर का मनसबदारी सिस्टम है। वैसे तो आम क्वेश्चन आता है कि हाँ, मनसबदारी सिस्टम किस रूलर से एसोसिएटेड, वो तो अकबर है, लेकिन अब जो लेवल बढ़ चुका है, अब जो लेवल है, तो उसमें आपको इन चीजों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। और जगीरदारी सिस्टम तो सिंपल है, जगीरदारी सिस्टम इसी के साथ एसोसिएटेड है, ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी जो अकबर की थी। इसके बाद 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है। उसके बाद विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट 1605 में नेक्स्ट रूलर जो है वो थ्रोन पे आता है जहांगीर, जिसका ओरिजिनल नेम था सलीम, इसका नाम था, वैसे इसका नाम था नूरुद्दीन। नूरुद्दीन, ही वॉज द सन ऑफ अकबर। और इसके और भाई थे, जैसे मैंने कल आपको बताया था, मुराद बख्श था, एक दनियाल था, प्रिंस दनियाल। प्रिंस दनियाल वॉज नॉट दैट एफिशिएंट रूलर, क्योंकि वो रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था। जो मुराद बख्श था उसको लड़ना बहुत आता था, लेकिन स्टेट क्राफ्ट नहीं जानता था, और कहा जाता है कि उसी को ही, ये जो 9 नोबल्स हैं इनमें से ही किसी ने मुराद बख्श को मरवा दिया था। एंड जहांगीर जो है ये थ्रोन पे आया, फिर मुगल एम्परर बना, ठीक है। नाउ जहांगीर वॉज द सन ऑफ राजपूत वाइफ, हर मदर वॉज हिंदू, ही वॉज द राजपूत वाइफ ऑफ अकबर, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि जब ये थ्रोन पे बैठा तो इसका बेटा, जिसका नाम था खुर्रम, ना, खुर्रम वॉज ग्रैंडसन ऑफ अकबर। तो अकबर को तो जहांगीर पसंद नहीं था, लेकिन अकबर ने अपने ग्रैंडसन खुर्रम को तैयार किया बचपन से, खुर्रम को अपने साथ रखा, बचपन से उसको तैयार किया कि कैसे स्टेट क्राफ्ट होता है, कैसे लड़ते हैं, बचपन से उसकी ट्रेनिंग करवाई। तो जब जहांगीर थ्रोन पे बैठ गया तो इसके थ्रोन को क्लेम किया इसी के बेटे ने, खुर्रम ने। और खुर्रम जो है उसने वॉर डिक्लेयर कर दी जहांगीर के ऊपर, और वॉर डिक्लेयर करने से पहले ही वेंट टू गुरु अर्जुन देव फॉर हिज ब्लेसिंग्स, और इसी ब्लेसिंग्स देने की वजह से जहांगीर जो है उन्होंने गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट करवा दी। जहां से हम कहें कि ये सिख मुगल राइवलरी स्टार्ट होती है और सिख जो है एक मार्शल रेस बन जाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर गॉट एग्जीक्यूटेड द 5th सिख गुरु, गुरु अर्जन देव।
एंड आफ्टर दैट प्रिंस खुर्रम जो है उसको पकड़ लिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, पहले उसको ब्लाइंड किया जाता है, मतलब ये अपने बेटे को बहुत टॉर्चर करता है, ठीक है। और उसके बाद जहांगीर जो है इसका मेन अचीवमेंट क्या है, ही एक्वायर्ड डेक्कन किंगडम्स, जो डेक्कन इंडिया है उसको इसने एक्वायर किया, जिसमें कि अहमदनगर, गोलकोंडा, ये सारे रीजन्स जो है उसको एक्वायर कर दिया। अभी तक मराठा एम्पायर जो वो स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। मतलब 1608 में मलिक अंबर था डेक्कन का, उसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, फिर इसने आर्मी भेजी और वहां के पे जो भी रिवोल्ट था उसको सप्रेस करवाया और डेक्कन को दोबारा अपने साथ जोड़ लिया, और नई कोई भी एडिशन नहीं हुई। देयर वाज नो न्यू एडिशन एट हिज टाइम ड्यूरिंग हिज एम्पायर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जहांगीर में, हम पढ़ेंगे हिज रिलेशन विद इंग्लिश, क्योंकि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो यहाँ पे जहांगीर जो है ही वॉज द रूलर। उस टाइम पे हमने पढ़ा था, जब हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कंपनी जो है पहले जहांगीर के पास आती है, कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस जो है ये सबसे पहले जहांगीर के पास आएगा और ये डिमांड करेगा कि मुझे एक फैक्ट्री बनानी है सूरत में, लेकिन जहांगीर जो है वो सूरत में फैक्ट्री लगाने से मना कर देगा, ठीक है। अब जहांगीर क्यों मना करेगा सूरत में फैक्ट्री लगाने से, ये मुझे आप बताओ। Why did Jahangir deny to open factory to British in Surat? Yes, ओंकार सिंह सृष्टि बताओ। बताओ ओंकार सिंह सृष्टि, आई एम वेटिंग। जहांगीर ने क्यों फैक्ट्री लगाने से मना किया था ब्रिटिश को? हो के नहीं हो ये तो बता दो। आर यू पीपल लिसनिंग और नॉट? अगर नहीं पता तो बता दो कि नहीं पता। नहीं पता, ठीक। चलो ध्यान से सुनो फिर। 1611 में कैप्टन विलियम हॉकिंस इसकी तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ये जहांगीर के कोर्ट में आता है। क्यों आता है? टू सीक परमिशन फॉर फैक्ट्री एट सूरत। बट जहांगीर जो है ये परमिशन को डिनाई कर देता है बिकॉज ऑफ पोर्तुगीज। हमने पढ़ा था पोर्तुगीज जो हैं ये 1498 में आए थे। पोर्तुगीज का ऑलरेडी एक सिस्टम जो है यहां पे चल रहा था, हमने पढ़ा था कार्डसेस सिस्टम, कार्डसेस सिस्टम या ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसमें के एनी अदर यूरोपियन पावर्स हु आर सीकिंग परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया, उनको पोर्तुगीज से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं ली, वो सीधा जहांगीर के पास चले गए। अब पोर्तुगीज के जहांगीर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो उसने प्रेशर में आके इनको डिक्लाइन कर दिया जहांगीर ने। उसके बाद 1612 में क्या हुआ, ब्रिटिश जो उन्होंने एक वॉर लड़ी जिसको हमने पढ़ा था बैटल ऑफ सवाली पोर्तुगीज के साथ, और इसमें ब्रिटिश ने पोर्तुगीज को हरा दिया। अब 1613 में दोबारा से, अब कंपनी की तरफ से बंदा नहीं आएगा, दोबारा से एक बंदा आया थॉमस रो। ये कंपनी की तरफ से नहीं आया, ये पर्सन जो है ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ से आया, ब्रिटिश क्राउन। जेम्स वन ने इसको भेजा जहांगीर के कोर्ट में कि एक राजा जो है वो दूसरे राजे के कोर्ट में एक अपना क्या भेज रहे, ही वॉज एन एम्बेसडर फ्रॉम वन रूलर्स कोर्ट टू अनदर रूलर। और 1613 में फिर जहांगीर ने इनको परमिशन दी, और जहांगीर ने इसमें बोला कि आप सूरत में जो है वो फैक्ट्री बना सकते हो, प्लस अदर सेटलमेंट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये रिलेशन है बिटवीन द जहांगीर एंड इंग्लिश। उसके बाद 1611 में जहांगीर की शादी हुई मेहरुनिसा के साथ,
जिसका नाम नूर जहां है। नूर जहां मींस लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड नूर जहां जो है उसने बहुत ही ज्यादा नॉमिनेशन दिखाई अपने रॉयल हाउस होल्ड में। अपनी सारी फैमिलीज के जो कितने भी लोग थे उन सबको वो आगे ले आई। अपने जो भी ब्रदर्स थे उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हाई लेवल पे बिठा दिया और प्रॉपर मतलब जो पर्शियन ट्रेडिशंस थे उस हिसाब से कोर्ट को चलाना शुरू कर दिया। पर्शियन आर्ट कल्चर को भी उसने एनकरेज किया। जैसे कि जहांगीर के टाइम पे एक गार्डन्स का फीचर आ गया कि जो बिल्डिंग्स है उसके आसपास गार्डन्स बनेंगे। ठीक है, सो ही वाज द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। और यही पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो जहांगीर जो है, जो जहांगीर का बेटा है, उसने बगावत कर दी, रिबेलियन कर दिया अगेंस्ट द नूरजहां हु वाज ये शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जो है ही अगेन रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर जहांगीर और उसकी स्टेप मदर नूरजहां। और उसके बाद शाहजहां जो है फाइनली ही केम टू द थ्रोन। नूरजहां जो है शी अराउंड रूल्ड फॉर 10 years and lost the power and influence after Jahangir's death in 1627. So after that in 1627 to 1658 there came शाहजहां। शाहजहां के बारे में तो हमें चलो एक ही चीज पता है, ताजमहल के बारे में पता है। लेकिन शाहजहां जो है इसकी डेक्कन पॉलिसी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी। ही इज नोन फॉर हिज डेक्कन पॉलिसी, द मोस्ट सक्सेसफुल डेक्कन पॉलिसी। पूरा डेक्कन इंडिया जो है वो इसने एक्वायर किया शाहजहां ने। और शाहजहां के टाइम पे ही जो छत्रपति शिवाजी हैं उनके फादर का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले वॉज अ जागीरदार अंडर शाहजहां, जिनको साउथ इंडिया की जागीर मिली थी। और साउथ इंडिया में ही छत्रपति शिवाजी का बर्थ हुआ था। बाद में जो अलग से मराठा एम्पायर जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, हल्का सा हम पढ़ेंगे मराठा एम्पायर के बारे में ही। ठीक है, तो शाहजहां, शाहजी भोसले इस टाइम पे, शाहजहां की वाइफ मुमताज महल हु पास्ड अवे इन 1631, जिनके नाम पे फिर ताजमहल बना। बाद में शाहजहां की डेथ के बाद जो है इसके जो खुद के रिमेन्स थे शाहजहां के वो वही रखे गए। ठीक है, ही वॉज द कंटेम्पररी टू फ्रेंच रूलर लुई 14। अब इस टाइम पे जो फ्रांस है वहां पे भी रिवोल्ट्स उठ रहे हैं और बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं फ्रांस से वो इंडिया में आएंगे। बर्नियर आएगा, ट्रेवेनियर आएगा, मिन्यूकी आएगा इटली से, मार्को पोलो आएगा इटली से। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है यूरोपियन ट्रैवलर्स उन्होंने इंडिया में आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ शाहजहां इसके 4 बेटे थे जिनके बीच में लड़ाई छिड़ गई कि थ्रोन पे कौन बैठेगा। अब 4 बेटों में से जो सबसे फेमस 2 बेटे थे वो एक था दारा शिको और एक था औरंगजेब। अब शाहजहां वांटेड के दारा शिको जो है वो थ्रोन पे बैठे बिकॉज दारा शिको वाज द मोस्ट फेवरेट सन ऑफ हिज फादर। और ये वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ी जिसमें फाइनली जो है औरंगजेब जो है ही इमर्ज विक्टोरियस। औरंगजेब ने क्या किया, अपने ही फादर को इम्प्रिजन करवा दिया। ठीक है, और उसको एक रॉयल प्रिजनर बना दिया एंड ही डाइड इन 1666 शाहजहां। उसके बाद इसको ताजमहल में ही मुमताज महल के साथ ही इसको दफना दिया गया। तो आज हम ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर ताजमहल जो देखते हैं, इट इज बेसिकली अ टूम्ब। ये कब्र है बेसिकली, इसके अंदर किस किस की कब्र है, एक शाहजहां की और उसकी वाइफ जो है मुमताज महल की। एंड आफ्टर दैट द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर औरंगजेब came to the throne. Now औरंगजेब कब आया, 1657 में till 1707। अब औरंगजेब जो है आते ही इसने अपना टाइटल अडॉप्ट किया। टाइटल वाज आलमगीर। आलमगीर मींस अगेन एक लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड को लाइट अप कर दे। आलमगीर सच्चा बादशाह, द ट्रू गॉड या ट्रू लाइट ऑफ द गॉड, ऐसे सारे टाइटल्स इसने अडॉप्ट किए औरंगजेब ने। अब औरंगजेब के टाइम पे ना देखो पूरा नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, कंधार तक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया सारा मुगल एम्पायर के अंडर है। डेक्कन जो जितना बचा था वो सारा अभी हमने पढ़ा जो शाहजहां है उसके टाइम पे एक्वायर हो गया। औरंगजेब के टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर था, मतलब मुगल एम्पायर वाज एट इट्स पीक, अपने पूरे जेनिथ पे था, अपने पूरे टॉप पे था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, ही वाज अगेन अ रिलीजियस इनटॉलरेंट पर्सन।
अकबर जो है ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल लीडर। मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके टाइम पे मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे आसपास के रीजन है जो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे आफ्टर औरंगजेब। मैं अभी आपको पूरा मैप बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जो पूरे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए औरंगजेब के टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पॉलिसी। क्योंकि इसने क्या किया, अपना रिलीजन जो है फोर्सफुल कन्वर्जन करवानी स्टार्ट कर दी। इसने फतवा जारी कर दिया सारे हिंदू राजाओं को कि आपकी स्टेट में जितने भी टेम्पल्स हैं वो सारे तोड़ दो, ठीक है, और फोर्सफुल कन्वर्जन करो। जो पर्सन नहीं मानता इस्लाम कबूल करना उसको मार दो। तो ऐसे फोर्सफुल कन्वर्जन स्टार्ट हो गई। तो अगर हम साउथ इंडिया से देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई दैट वाज फ्रॉम मराठास। ना हुआ क्या, जब ये थ्रोन पे बैठा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम जितने भी इंडिया, अब जो शाहजी भोसले थे ही वॉज अ जागीरदार ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, उन्हीं के बेटे आगे आए छत्रपति जो शिवाजी थे, शिवाजी भोसले। अब शिवाजी भोसले जितने भी जागीरदार थे, शिवाजी भोसले जैसे सबको आगरा में बुलवाया गया। औरंगजेब ने सबको बुलाया, ठीक है, और बोला कि औरंगजेब ने कि मेरे आगे सारे झुको, मेरे आगे सारे झुक के सलाम करो, सबड्यू करो। अब यहाँ पे शिवाजी जो है उन्होंने ये करने से मना कर दिया और शिवाजी को कैप्चर कर लिया गया। अब ये जो कैप्चर किया शिवाजी को, ये माना जाता है कि ये औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, ये 1670 की बात है, सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद शिवाजी जब वापस आए अपने मराठा, शिवाजी तो इनकी कैपिटल थी पूना, तो जब पूना वापस आए तो वहां से उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और जितने भी मुगल्स थे आसपास के रीजन में सबको वहां से निकालना शुरू कर दिया। अब मराठास जो हैं वो भी बहुत बड़ी मार्शल रेस है और उनकी एक टेक्निक थी गुरिल्ला वॉरफेयर। मराठास की गुरिल्ला वॉरफेयर हमने एंग्लो मराठा वॉर्स में भी पढ़ी थी। तो ये गुरिल्ला टेक्निक्स अपनाते थे जिसमें क्या था कि जंगलों में रहते थे और जंगलों में लड़ते थे। जंगलों में लड़ने आता था, छोटे छोटे घाट्स हैं, जैसे छोटे पहाड़ हैं जंगलों में, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या पढ़ोगे अबाउट द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो इन रीजन्स में ये रिजाइड करते थे मराठास। और इतनी बड़ी कोस्ट भी थी, जो पूरा महाराष्ट्र कोस्ट है, तो कोस्ट होने की वजह से इन्होंने अपनी नेवी भी रखी, तो एक बहुत स्ट्रांग नेवी भी थी इनके पास, राइट। तो ऐसे मराठास इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गए। इसके बाद औरंगजेब क्या करेगा, अपनी कैपिटल ट्रांसफर करवा लेगा महाराष्ट्र में, सिटी, एक नई सिटी बनाएगा औरंगाबाद, और वहां आके ये कंटिन्यू रखेगा जो उसकी लड़ाई है अगेंस्ट मराठास। 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद शिवाजी 2 आते हैं, फिर वो आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन एट दी मतलब उसके जो लाइफ के लास्ट ईयर्स थे उस टाइम तक इंडिया जो है वो कंप्लीटली आप कह लो कि डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब बात करें अगर हम डिसइंटीग्रेशन की, तो नॉर्थ इंडिया में सिख एम्पायर अलग बन गया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर दोबारा अफगान इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो गई। जो दुरानी एम्पायर था अफगानिस्तान में, दुरानी एम्पायर स्टैब्लिश हो गया। अवध का जो नवाब था उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। बंगाल का जो नवाब था उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर से टूट के वोडिया डायनेस्टी बन गई, मैसूर में वो अलग हो गई, ठीक है। कुछ कार्नेटिक रीजन्स थे जैसे कि ट्रेवनकोर, आरकोट, छोटे छोटे रीजन्स थे वो अलग हो गए। डेक्कन जो था सारा, जो बहामनी किंगडम था या डेक्कन सल्तनत थी, उससे अलग होके निजाम ऑफ हैदराबाद वो अलग हो गया। और जो मराठा एम्पायर था सबसे बड़ा रीजन था पूरा सेंट्रल इंडिया और डेक्कन इंडिया। हमने पढ़ा भी था मराठा में, हमने 5 फैमिलीज पढ़ी थी, 5 मेजर सिटीज पढ़ी थी, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड पेशवा ऑफ पूना। तो ये पूरा रीजन जो था ये सेंट्रल इंडिया, डेक्कन इंडिया, ये सारा अलग हो गया। तो आ जाके मुगल्स के पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और सम पार्ट्स ऑफ ये आपका नॉर्थ इंडिया, जो आज का आप कह लो कि सदर्न यूपी है या सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, ये सारा इनके पास बचा। और हरियाणा में भी सतनामी सेक्ट थे, उनके उनके भी रिलीजियस परसिक्यूशन के अंडर उन्होंने भी खुद को डिक्लेयर कर लिया इंडिपेंडेंट। एंड सबसे बड़ा रीजन राजस्थान भी, जो अकबर ने राजपूत पॉलिसी चलाई थी अपनी, जो 4 जनरेशन तक ऑलरेडी अपनी लॉयल्टी निभा चुकी थी, ठीक है, वो भी थे तो सारे हिंदूज ही। तब आप राजा को बोलोगे कि हिंदू राजा को बोलोगे कि आपकी स्टेट में जितने मंदिर हैं वो तोड़ दो, तो राजा आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जितने भी राजपूताना स्टेट्स थे उन सब ने भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। थोड़ा सा मैप
के साथ समझते हैं कि अब इस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बनी क्या इंडिया की। अब ये इंडिया है हमारा। अब यहां पे देखो जो ये रीजन है ये बचा मुगल्स के पास। ठीक है, यहां पे जो है सारा ये था राजपुताना। ये रीजन जो था पूरा का पूरा रीजन, दिस वाज कंप्लीटली मराठास, दिस वाज मैसूर। यहां पे एक स्टेट थी छोटी, ट्रेवनकोर। दिस रीजन, दिस वाज अ फ्रेंच कॉलोनी, पुडुचेरी। यहां पे कुछ रीजन था, ये पोर्टुगीज कॉलोनी थी। जो गोवा था ये तो वैसे इंडिपेंडेंट था। ठीक है, यहां पे हमारे पास बन गया अलग अवध। इधर था हमारे पास पूरा ये पूरा, दिस वॉज कंप्लीटली बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश। यहां पे था हमारे पास निजाम ऑफ हैदराबाद। यहां पे नॉर्थ इंडिया में पूरा का पूरा हमारे पास एस्टैब्लिश हो गया इधर सिख एम्पायर। इधर अफगानिस्तान में दुर्रानी किंगडम, दुरानी का एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया। यहां पे जो हिमाचल की छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, हिमाचल प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने भी खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया। और ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बचा, ये एक ही किंगडम था, अहोम किंगडम। ये किंगडम इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ये किंगडम जो है ये शुरू से ही इंडिपेंडेंट था। मुगल्स जो है इन्होंने ट्राई किया इसको एक्वायर करने का, लेकिन कभी भी इसको एक्वायर नहीं कर पाए मुगल्स। वाई? बिकॉज यहां पे ये कोशिश करते थे और कोशिश अनसक्सेसफुल हो जाती थी हमेशा, बिकॉज ऑफ द रीजन वॉज हेयर देयर वॉज अ रिवर। आज भी एक रिवर है जो यहां से फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इट वॉज फुल ऑफ फ्लड्स। पूरा साल इसमें फ्लड्स आते हैं और वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है और मल्टीपल चैनल्स में फ्लो करती है, तो इसको क्रॉस करना वाज नॉट इजी फॉर द आर्मी। और ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता था बिटवीन रेस्ट ऑफ द मेनलैंड इंडिया के एम्पायर्स एंड होम किंगडम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसलिए कभी भी इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मैप जो है ये हमारा इंडिया का दिखने लग गया कब? आफ्टर 1707। 1707 में औरंगजेब की जो है वो डेथ हो गई, इसलिए उसके बाद के जो मुगल एम्परर्स हैं उनको हम बोलते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है, तो ये 6 मेजर रूलर्स थे मुगल एम्पायर के, जो यहां तक जिन्होंने इंडिया को रूल किया। ठीक है जी, तो इसके बाद जो लेटर मुगल्स हैं वो उनको हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये 6 जो रूलर्स हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यही 6 रूलर्स ऐसे हैं जो मुगल एम्पायर का मेन पार्ट है। राइट, इसके साथ साथ फिर मुगल एम्पायर का आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे साथ में। राइट, तो कल से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे शुरू से। जो हमारा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल थी, जो आपको मैंने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो परसों का लेक्चर था, जैसे ट्यूसडे का जो लेक्चर था, राइट, उसमें जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि देयर वाज अ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, गुर्जरा प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, चोलास जो है ये बेसिकली एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, तो वो चीज आप एंशिएंट इंडिया में कवर करोगे, लेकिन जितना हल्का सा जो भी रेफरेंस आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो है 1712 में होगी मोहम्मद बिन कासिम की, वो चीजें डिस्कस करेंगे। राइट, तो कल से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, साथ में नोट्स बनाएंगे और आगे आने वाली अराउंड 20 क्लासेस में हम अपना सिलेबस जो है उसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो ये पूरी इंट्रोडक्शन थी इस टॉपिक की। इसमें हमने अराउंड 3 क्लासेस में सारी इंट्रोडक्शन, 4 क्लासेस में सारी इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पूरा एंशिएंट इंडिया का ओवरव्यू दिया था, जस्ट एक बैकग्राउंड बनाया था मिडिवल हिस्ट्री के लिए, और इसके बाद की जो हिस्ट्री है मॉडर्न, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ओनली सृष्टि इज लेफ्ट, अदर्स आर गॉन। यस सृष्टि, एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, देन we'll meet tomorrow. Tomorrow we'll be starting our syllabus.
राइट। थैंक यू।